आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज आपको अपने बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स के साथ तपन पटेल जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, और साथ ही जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो बात होगी गोल्ड की, जहां पर लगातार अब तेजी दिख रही है। हफ्ते भर में 3.5% तक की तेजी गोल्ड और सिल्वर में आ चुकी है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन में तनाव बढ़ा है, उससे यहां पर सेफ हेवन बाइंग लौट रही है। चांदी की बात करें, यहां भी अच्छी खरीदारी है। कच्चा तेल यहां पर लगातार तेजी का रुख है। ऊपरी स्तरों पर आज हल्की मुनाफा वसूली है, आधे % के आसपास की गिरावट है, लेकिन जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो वहां पर भी सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि रूस से अगर सप्लाई कम होता है तो डेफिनेटली उसका फायदा प्राइसेस को होगा। कॉपर की अगर बात करें तो आज के सत्र में यहां पर दबाव दिख रहा है, आधे % के आसपास की कमजोरी हम कॉपर के काउंटर में भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स पर अगर बात करें तो जिंक, जहां पर चीन में इन्वेंट्री बढ़ने से यहां पर कीमतों पर दबाव बना है। निकेल, रूस से सप्लाई घटने की चिंता यहां पर फायदा मिल रहा है, और निकेल की कीमतों में आज वापस से तेजी दिख रही है। 1790 रुपए के आसपास एमसीएक्स निकेल कारोबार कर रहा है। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो चीन में उत्पादन रिज्यूम होने में, वापस से शुरू करने में कई सारे स्मेल्टर्स को अभी देरी हो रही है, उसका फायदा लगातार यहां पर मिल रहा है। हालांकि आज के सत्र में एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। मेंथा की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग से यहां पर फायदा हुआ है, हालांकि आज एक दायरे में कारोबार दिख रहा है। कॉटन, जहां पर यूएसडीए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें कहा गया है कि ग्लोबल डिमांड करीब 3% ज्यादा रहने का अनुमान है, उसका फायदा यहां पर कॉटन को मिलेगा। हल्दी की बात करें तो नई फसलों की आवक शुरू हो चुकी है। जीरे की बात करें तो घरेलू मांग मजबूत होने से यहां पर फायदा है। आज के सत्र में हल्की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है, क्योंकि काफी तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली दिख रही है। धनिया, शीतलहर के कारण यहां पर उत्पादन कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। कैस्टर को लेकर भी यही खबर, कैस्टर का भी उत्पादन 3 साल में सबसे कम रह सकता है। तो ये तो बात हुई टॉप 10 कमोडिटीज की जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की, और हमारे साथ कुणाल शाह भी हैं निर्मल बंग से। सर स्वागत है कुणाल जी। सर 50,000 तो गोल्ड क्रॉस कर चुका है, अब आपको क्या लग रहा है? 50,000 के ऊपर टिकता हुआ दिख रहा है क्या यहां से? कुणाल जी, कुणाल जी 50,000 के ऊपर गोल्ड अब आ गया है, यहां से अब आपको कितनी तेजी लग रही है, और आपको लग रहा है कि 50,000 के ऊपर गोल्ड अब टिक पाएगा? चलिए कुणाल जी के पास वापस आएंगे। हमारे साथ आदित्य पेठे जी भी हैं, डायरेक्टर है वामन हरि पेठे के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर 50,000 के ऊपर गोल्ड आ गया है, इन स्तरों पर हाजिर में किस तरह की डिमांड आप देख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यहां से और तेजी आ सकती है गोल्ड में? गोल्ड एक साल से ऑलमोस्ट फ्लैटिश रेंज में ट्रेडिंग कर रहा था, अब 1750 से 1800, 1850। सडनली बिकॉज ऑफ द करंट जियो पॉलिटिकल टेंशन 2-3 दिन में उसमें काफी उछाल आ गया है। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़े दिन तक तेजी गोल्ड में रहेगी, और जो पहला लास्ट ईयर का 1900 का जो मैक्सिमम टारगेट है, वो अगर क्रॉस कर देगा तो थोड़ी बहुत अच्छी तेजी इसमें दिखाई देगी। इसमें एक ही राइडर ऐसा है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर वापस डिफ्यूजन हो गया तो फिर थोड़ा वापस नीचे आ सकता है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए गोल्ड में ऑलवेज बढ़त ही होगी। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि 60-65,000 के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड में 3 महीने में क्या होगा ऐसा बताना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी की जो फिलहाल तेजी है इट इज बिकॉज ऑफ द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये थोड़ा टाइम तक रहेगा, और अगर गिरा भी गोल्ड तो बहुत नीचे नहीं आएगा। ओके पेटे साहब, एक और सवाल, हाजिर में इन स्तरों पर किस तरह की मांग है? क्या जो ये तेजी हाल में आई है, इन स्तरों पर अब मांग उसी तरह की है या कम हुई है अब? नहीं, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि क्या है कि 1 साल पहले भी ये स्तर आ ही चुके थे।
जो एंड कंज्यूमर है तो अभी उनके माइंड में 50,000 तक का भाव ओके हो गया है। तो मेरे अभी तो ऐसा कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं। हाँ, अगर भाव बहुत ही बढ़ जाएगा, इधर से 60,000 या 10-20% और बढ़ जाएगा, तो फिर गिराकी में वापस थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है। अदरवाइज 50,000 का जो भाव है लोग देख चुके हैं, और बहुत जनों का ऐसा ही मानना था कि इनफैक्ट लास्ट ईयर थोड़ा स्लो रहा गोल्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, तो लोगों को दे आर प्रिपेयर्ड। तो 50,000 का भाव में अभी खरीदी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर भी खरीदने में कोई बुराई नहीं है। लग रहा है कि आगे लॉन्ग टर्म में तेजी का ही आउटलुक है। कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है? गोल्ड में जिस तरह की तेजी पिछले एक हफ्ते से दिख रही है, आपको लग रहा है ये टिकेगी और 50,000 के ऊपर गोल्ड बना रहेगा? जी हाँ विश्व मोहन जी, ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है, ये सबसे बड़ा रीजन है गोल्ड की तेजी के पीछे। और दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, तो वो भी एक रीजन है फॉर गोल्ड टू मूव अप। सो गोल्ड में ओवरऑल ध्यान तेजी का ही है, और हमको लग रहा है कि गोल्ड धीरे धीरे 51,000 की ओर जा रहा है। बाई एट डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए गोल्ड के लिए। ओके, यानी बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इनको लग रहा है कि तेजी है। तपन, आपको क्या लग रहा है? आपको भी लग रहा है कि गोल्ड में तेजी यहाँ से बनी रहेगी और अच्छी तेजी दिख सकती है? तरह के फंडामेंटल से, एक तो रशिया यूक्रेन का जियोपॉलिटिकल रिस्क है, दूसरा इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, और जो ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी स्लो हुई है, ये सारे फैक्टर्स जो फिलहाल जो है गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। मार्च में फेड रेट हाइक होता है, वहां पे नीचे एक रिएक्शन आ सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि वापिस से गोल्ड तेजी की तरफ जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स कंटिन्यू रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है थोड़ा भी डिप्स मिलता है 50,150 के लेवल से, वहां से बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 50,600, 50,500 का रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो 49,000 के बिलो का रख के गोल्ड में बाय करना चाहिए। मुझे लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रेजिस्टेंस रहेगा 51,200, वहां तक प्राइसेस गोल्ड के जा सकते हैं। तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर तपन का। जिगर, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में कि ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो आपको लग रहा है जो यहाँ से गोल्ड को ड्राइव कर सकते हैं? करेक्ट, गुड मॉर्निंग। सो मुझे यही लग रहा है कि प्राइसेस में और भी थोड़ी बहुत एक बढ़ोतरी बाकी है। सी, वी हैव सीन अ वेरी स्ट्रांग रैली फ्रॉम 1770 1780 टिल द करंट लेवल्स ऑफ 1880। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने टेक्निकल करेक्शन भी आ भी सकता है, लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट में टर्न अराउंड हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है, ग्रोथ को लेकर कंसर्न है बिकॉज ऑफ स्काईरॉकेटिंग इन्फ्लेशन। सो ओवरऑल सेंटीमेंट गोल्ड में पॉजिटिव ही है। मुझे लग रहा है एमसीएक्स गोल्ड में और 1,001 पॉइंट की यहाँ बढ़ोतरी हो सकती है, उसके बाद करेक्शन आना चालू होगा। फॉर इंट्राडे आई थिंक अप्रैल वायदा 50,200 पे मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 50,100 का स्टॉप लॉस, 50,400 के लिए, 50,400 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करनी थोड़ी एडवाइजेबल रहेगी। यानी सभी जानकारों को लगता है कि गोल्ड में यहाँ से तेजी रहेगी और लंबी अवधि का जिनका नजरिया है वो तो डेफिनेटली यहाँ पर बने रह सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी की। यहाँ भी अच्छी तेजी दिख रही है। चांदी को लेकर आपका व्यू पेटे साहब क्या होगा? चांदी और डिमांड किस तरह की चांदी की आप देख रहे हैं हाजिर में? चांदी में मेरे ऐसे राय है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो चांदी से, मतलब जो अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए है तो चांदी बराबर है। लॉन्ग टर्म मेरा खुद का व्यू चांदी के लिए भी बहुत बुलिश है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर। लेकिन चांदी में प्रॉब्लम क्या है, इट्स अ वेरी फ्लक्चुएटिंग मार्केट, तो उसमें तेजी और गिरावट बहुत जल्दी जल्दी आती है। तो जो नॉर्मल कस्टमर्स हम लोग रहते हैं उनके लिए मैं चांदी ज्यादा एक्सपोजर लेने में एडवाइस नहीं करूंगा। अगर इमीडिएटली आप बात करेंगे तो चांदी में भी मेरे को अभी भी थोड़ी प्लस तेजी दिखती है। चांदी में भी और तेजी दिख रही है। शुक्रिया पेठिया साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। जी कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है, क्या चांदी यहाँ से और ज्यादा तेजी दिखाएगी? और अगर किसी को अच्छे रिटर्न की उम्मीद अगर किसी के पास है, कोई चाह रहा है कि बहुत ज्यादा रिटर्न कमाना चाह रहा है, तो क्या चांदी उनके लिए बेहतर बेट होगा? जी हाँ, सिल्वर भी अच्छा ही लग रहा है। सिल्वर भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे 69-70,000 की ओर जा रहा है सिल्वर। बाई कीजिए। और सबसे अंडर ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें हमने कोई तेजी देखी ही नहीं है पूरे साल। जहाँ पे सब मेटल सब चीज में हमने एक जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। सिल्वर की प्राइस आज भी 64,000 ही है, 60 से 64 हुए है। सो ये कमोडिटी में पोटेंशियल है आपको अल्फा देने के लिए। आप इसमें बाइंग कीजिए, इसका ट्रेंड ऊपर का ही लग रहा है। बाइंग करके यहाँ से जा सकते हैं, तेजी का ही ट्रेंड यहाँ पर लग रहा है। तपन, अगर 64,360 के आसपास चांदी है, एमसीएक्स चांदी, इन स्तरों पर आप क्या सलाह देंगे?
ये लग रहा है कि इंट्राडे में अभी जो मेटल्स में सेलिंग आ रही है तो उसका थोड़ा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है बुलिश ही है। इंट्राडे में सेलिंग आ सकता है, 74 के नजदीक जा सकते हैं प्राइजेस, तो वहां से बाय करना चाहिए। टारगेट मुझे लग रहा है कि 65-800 तक का टारगेट यहाँ पे सिल्वर में हमको मिल सकता है, तो बाय एंड स्ट्रेटेजी यहाँ पे कंटिन्यू रखनी चाहिए। ओके ओके ओके, तो ये भी हुए चांदी को लेकर तपन का। जिगर, आप क्या सलाह देंगे चांदी में? 64,500 पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आप क्या? जी बिल्कुल विश्व मोहन, सी already we have seen 5.5% rally in September, in this month, I'm sorry, in February. मुझे लग रहा है ये रैली कंटिन्यू करेगी, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन का सपोर्ट मिल रहा हो, चाहे मार्केट को बेस मेटल्स की और से सपोर्ट मिल रहा हो। चांदी का मार्केट आई थिंक इवन फॉर 2022 चांदी गोल्ड से ज्यादा रिटर्न्स दे सकती है, मुझे लग रहा है। इट्स अ कमोडिटी व्हिच कैन रीच टिल द लेवल्स ऑफ 73-75,000 बाय द ईयर एंड। फॉर इंट्राडे अगर हमें बात करनी है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, तो आई थिंक 64,500 के आसपास यहाँ पे लॉन्ग एंट्री किया जा सकता है इन मार्च बाय द मार्च कॉन्ट्रैक्ट, एंड 64,300 स्टॉप लॉस एंड 64,900 के टारगेट के साथ यहाँ पे एक बार खरीदारी की जा सकती है। आपको 64,500 पे खरीदारी की राय है, 64,900 के टारगेट के लिए और 64,300 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा ले। कुणाल जी, अब कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो लगातार तेजी है, आपको लग रहा है कि $100 इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड जा सकता है? बहुत डिफिकल्ट है कहना $100 ये हफ्ते में जाना तो नहीं चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। पर यू नेवर नो, ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कैसे और वर्सन होता है मालूम नहीं है हमको। मैं तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई ना कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स होनी चाहिए, वो उसके चलते हुए ऑयल यहाँ से मुझे तेजी करने ऐसा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से यानी बहुत तेज़ी की उम्मीद नहीं लग रही है, और हालांकि ये जो कंसर्न्स है अगर वो ईज आउट होते तो डेफिनेटली यहाँ पर कमजोरी तो आएगी ही। जिगर, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल को लेकर? कच्चे तेल को सी बीइंग अ पैट्रियोटिक, एक देशभक्त होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि क्रूड 100 के ऊपर जाए, पर जिस तरीके के मार्केट फंडामेंटल्स यहाँ डेवलप हो रहे हैं आई थिंक थोड़ा बहुत तो सेंटीमेंट अंडरटोन पॉजिटिव है यहाँ पे। 7150 के आसपास अगर मिले फरवरी वायदा, वन शुड गो लॉन्ग, 7100 stop loss and 7250 target. See, we have already seen a rally of 16-17% in January. February में 15 दिनों में हमने ऑलरेडी 10% का मूव देख लिया है। So yes, technical downward correction is possible, but buy on dips is the strategy. ओके, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको कच्चे तेल में रखनी है। तपन, क्या आपको क्या लग रहा है 7170 का जो करंट भाव है, क्या करंट भाव पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, बाय एंड रिस्क की स्ट्रेटजी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू रखनी चाहिए। 7120 के अराउंड अगर M6 में भाव मिलता है तो वहां से बाय करना चाहिए। 7250 तक प्राइसेस जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 7040 का रखे। मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में शॉर्ट टर्म 98 तक के लेवल टच हो सकते हैं। जैसे कुलाल ने बताया कि 100 के ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बाद ओपेक भी शायद इंटरवेंट कर सकता है, और जैसा ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है खास करके यूरोप में, तो वहां पे डेफिनेटली एक डिप्लोमेटिक विंडो ओपन होगी, जो जिसके कारण थोड़ा भी यहाँ पे ये जो टेंशन उसको कम करने की यहाँ पे कोशिश रहनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में 98 तक लेवल हम देख सकते हैं, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि 100 के ऊपर सस्टेन होगा। ओके, तो ये भी हुए 7250 के टारगेट के लिए आप यहाँ से खरीद सकते हैं। 7120 जो करंट भाव है उससे 50 रुपये नीचे आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, हालांकि मिले जुले फंडामेंटल्स है लेकिन निकल में अच्छी तेजी दिख रही है। कुणाल जी, बेस मेटल्स में कोई टॉप ट्रेड अगर आज आपकी तरफ से? में आज मेरी राय में आपको निकल में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकता है। 1770 के आसपास बेचिए, 1750 का टारगेट और 1780 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये भी है निकेल पर। चलिए अब जिगर, अब आपकी टॉप पिक आज के लिए बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में विश्वमान मुझे लग रहा है कॉपर में बिकवाली करनी चाहिए। 768 के आसपास अगर मिलता है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, 770 का स्टॉप लॉस एंड 764 का टारगेट। लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बाहर आ रहे हैं रशिया एंड यूक्रेन को लेके, आई एम स्टिल बुलिश ऑन एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा भी डिप आता है मार्केट में अराउंड 258-257, गो लॉन्ग, स्टॉप लॉस वुड बी गो लॉन्ग एट 258, स्टॉप लॉस 257, टारगेट वुड बी 260। यानी 260 के टारगेट के लिए लग रहा है कि एल्युमिनियम खरीद सकते हैं। और जिंक और कॉपर पर आपका व्यू जिगर? जिंक में मुझे थोड़ा बहुत यहाँ बाइंग मोमेंटम अभी रहेगा, लेकिन अगर 300 के ऊपर मार्केट जाता है तो ही जिंक अगर 300 के ऊपर जाए वन शुड गो लॉन्ग। 298 का स्टॉप लॉस रहेगा, 303, 304 यहाँ टारगेट रहेंगे।
And as I said, copper I'm quite bearish for intraday. 768 के entry point है, 770 is a stop loss, 764 is target. यानी कॉपर बेचने की सलाह 764 रुपए के टारगेट के लिए। वहीं जिंक और एल्युमिनियम खरीद सकते हैं, 260 रुपए के टारगेट के साथ एल्युमिनियम खरीद सकते हैं, जिंक 304 रुपए के टारगेट के लिए। अब आप बताएं तपन, आपकी तरफ से टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? जी, मुझे लग रहा है बेस मेटल्स में आज लेड को छोड़ के बाकी सारी जो कमोडिटीज है बेस मेटल्स है उसमें सेलिंग ज्यादा आ सकता है। लेड थोड़ा स्टडी यहाँ पे रह सकता है, लेकिन कॉपर में इंट्राडे में सेल कर सकते हैं। 769 के लेवल से प्राइस में सेलिंग आ सकता है। टारगेट 762, स्टॉप लॉस जो है 772 का रख के सेल कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि निकल और जिंक दोनों में भी सेलिंग आ सकती है। जितना भी पिछले हफ्ते में हमको रैली देखने को मिला था, तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इस हफ्ते में। ग्लोबल मार्केट्स भी जो है वो सेलिंग की तरफ है, तो उसका प्रेशर यहाँ पे वीक ग्लोबल की उसकी तरफ से आ सकता है। ओके, यानी तपन का भी मानना है कि कॉपर आपको बेचना चाहिए 769 पे, 762 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगा ले 772 का। शुक्रिया कुणाल जी, आपने वक्त निकाला और बुलियन मार्केट, एनर्जी और बेस मेटल्स पर अपनी राय रखी। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्वार जहां पर कई दिनों की तेजी के बाद आज अब मुनाफा वसूली दिख रही है। 12,000 के नीचे ग्वार का मार्च का वायदा आ चुका है। ग्वार सीड भी 6,400 रुपए के नीचे है। जिगर, ग्वार सीड और ग्वारगम पर आपकी क्या राय होगी? कोई कॉल बन रही है क्या यहाँ पर? एग्रो मार्केट में जो भी कॉल्स रहेंगे टेक्निकल कॉल्स रहेंगे मेरे। गुवार सीड गुवारगम मुझे लग रहा है आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत सेंटीमेंट नेगेटिव है, सो आई विल गो विथ गुवार सीड फरवरी अगर 6400 के पास भी मिले, वन शुड गो शॉर्ट। 6450 6460 यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके 6300 के टारगेट के लिए यहाँ पे बिग कॉल लिखी जा सकती है। गुवारगम 11,810 के आसपास चल रहा है, ऑलरेडी डाउन बाय 100 पॉइंट्स। करंट लेवल पे भी बिग कॉल करके चल सकते हैं। 12,000 का स्टॉप लॉस लेके चले और 11,400 11,300 के टारगेट के लिए यहाँ गुवारगम में भी बिग कॉल की जा सकती है। यानी ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों बेचने की सलाह है। 11,300 रुपए ग्वारगम नीचे की तरफ आ सकता है, वहीं ग्वार सीड बेचे 6,400 रुपए के ऊपर। स्टॉप लॉस है 6,450 का और टारगेट 6,300 का है। तो ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों बेचने की सलाह जिगर की तरफ से आ रही है। चलिए अब कॉटन की बात कर लेते हैं और कॉटन को लेकर एक रिपोर्ट भी है यूएसडीए की, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल कॉटन खपत इस साल 2.8% बढ़ने का अनुमान है। ऊंची लागत और टेक्सास में जो सूखे की वजह से कीमतों को यहां पर सपोर्ट मिल सकता है। यूएस में इस बार बुआई 1.2 करोड़ एकड़ में होने का अनुमान है। यूएस का जो कॉटन बुआई का जो सीजन होता है वो 1 अगस्त से शुरू होता है, तो ये बुआई का अनुमान है। ऊंची मांग की वजह से यूएस में इस साल 7.3% ज़्यादा बुआई का अनुमान है, यानी भाव ऊंचे हैं, डिमांड, ग्लोबल डिमांड बेहतर है, इस वजह से किसान इस बार बुआई बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके साथ खपत भी बढ़ने का अनुमान है। जो यूएसडीए की नई रिपोर्ट है उसके मुताबिक करीब करीब 3% खपत ज़्यादा रहने की संभावना है। जिगर, इन खबरों के बीच में आपको क्या लग रहा है, कॉटन मार्केट में क्या करना चाहिए? कॉटन और कॉटन केक दोनों पर आपकी राय चाहिए। एमसीएक्स कॉटन फरवरी देखिए 200 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ अभी काम चल रहा है। इसमें मुझे लग रहा है यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। 38,100 38 या 37,900 के आसपास स्टॉप लॉस लेके चले। मुझे लग रहा है 2 या 3 दिनों में 38,400 500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो आई एम पॉजिटिव फॉर इंट्राडे और फॉर 1 to 2 सेशंस इन कॉटन, वन कैन गो लॉन्ग। कॉटन के साथ अगर कोकूड की बात करनी है, कोकूड ऑलरेडी इट्स डाउन बाय 7 पॉइंट्स। कोकूड मार्च वायदा 3266 जो ट्रेंड है थोड़ा बहुत नेगेटिव है, 3266 पे यहाँ बिकवाली करे। 3270 का स्टॉप लॉस एंड 3255 के टारगेट के लिए यहाँ बिकवाली की जा सकती है। तो भी है कॉटन केक का, और कॉटन भी खरीदारी की सलाह है। 38,100 38,000 के ऊपर आप खरीदें। स्टॉप लॉस 38,000 का रखें और टारगेट 38,300, यानी छोटे टारगेट के लिए आप कॉटन यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा जिगर, स्पाइसेस में भी आज मुनाफा वसूली है, क्या करना चाहिए? आपको लग रहा है कि कोई काउंटर यहाँ बेचने लायक? जीरे में विश्वमोहन थोड़ा बहुत बिकवाली यहाँ बढ़ सकती है। जीरा मार्च वायदा 21,350 के आसपास चल रहा है। गो शॉर्ट एट करंट लेवल्स 21,500 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ चले। 21,000 के लेवल को टारगेट रखे यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। आई थिंक जीरे में ही एक बिकवाली है, अदरवाइज टर्मरिक एंड कोरिएंडर आई वुड लाइक टू अवॉइड। ओके, टर्मरिक और कोरिएंडर अवॉइड करने की सलाह है और जीरा पे बेट लगा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की। करेंसी मार्केट को लेकर तपन आपका आउटलुक क्या है? जी, मुझे लग रहा है यूएसडी INR और ऊपर जा सकता है। जो सपोर्ट है 75.60 वो इंटेक्ट है फिलहाल के लिए। तो मुझे लग रहा है थोड़ा भी डिप मिलता है तो वहां से बाय करना चाहिए पैर में। और अपसाइड टारगेट मुझे लग रहा है 75.80 आई थिंक शॉर्ट इंट्राडे में या कल तक मिल सकता है।
तो मुझे लग रहा है ये स्पॉट मार्केट के लेवल की बात करूँ यूएस स्पॉट के, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से 75.80 तक प्राइस जा सकते हैं। ओवरऑल जो रेंज रहेगी मुझे लग रहा है 75.30 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा यहाँ पे, और अपसाइड 76.10 जो है वो एक रेजिस्टेंस रेंज रहेगी। तो ये रेंज में मार्केट जो है वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन ट्रेंड जो है मुझे लग रहा है अप रह सकता है और रुपी हम और डेप्रिशिएट होता हुआ देख सकते हैं। ओके, यानी जो रेंज इन्होंने बताया, इनको लग रहा है कि और भी कमजोरी रुपए में आ सकती है। 75.30 से 76.10 का एक रेंज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिगर, आपको भी लग रहा है कि रुपए में और यहाँ से वीकनेस आ सकती है? जी बिल्कुल विश्व, मुझे लग रहा है अगर 75 जो आज के लेवल से ऑलरेडी रुपी इज वीकनिंग, आई थिंक आगे जाके 20-25 पैसे की यहाँ वीकनेस बढ़ सकती है रुपी में। अप्रिशिएट फेब्रुअरी वायदा करंट लेवल पे ही खरीदारी की जा सकती है। कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 75.60, 15 पैसे का स्टॉप लॉस, एंड आई एम कंफर्टेबल, एंड आई थिंक 76 के लेवल 2 या 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो आई विल गो लॉन्ग। ओके, यानी दोनों को ही जानकारों को लग रहा है कि करेंसी यहाँ से लॉन्ग करने की सलाह है। 75.50 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। लग रहा है कि और कमजोरी यहाँ से आ सकती है। चलिए कुछ और एग्री काउंटर, एक एनर्जी मार्केट में नेचुरल गैस पर बात नहीं हो पाई थी। तपन, नेचुरल गैस को लेकर आपका व्यू क्या है? सप्लाई की चिंता तो लगातार बनी हुई है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन में तनाव है। क्या लग रहा है, नेचुरल गैस अब यहाँ से और तेज हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, पूरा मार्केट जो है एनर्जी मार्केट का वो पिछले साल से लेके अभी तक के काफी वोलेटाइल है और फंडामेंटल फैक्टर्स काफी स्ट्रांग है। खास करके सप्लाई सिनेरियो जो है वो काफी टेंशन वाला है। जो ओवरऑल एनर्जी शॉर्टेज है यूरोप की तरफ से और यूएस में, तो वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को। और मुझे लग रहा है कि 340 और 360 वहां तक प्राइसेस नेचुरल गैस के M6 के जा सकते हैं। मुझे लग रहा है 315 से 310 की रेंज अगर मिल रही तो वहां से बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 295 का रख के और लॉन्ग अभी फिलहाल के लिए रखना चाहिए। 295 के बिलो सस्टेन होता है तो ही सेलिंग का ट्रेंड आ सकता है, अदरवाइज प्राइसेस जो है वो बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि सप्लाई जो सिनारियो है वो अभी भी बरकरार है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में शॉर्टेज है और डिमांड काफी ज्यादा है इंडस्ट्री की तरफ से भी। तो मुझे लग रहा है ये फैक्टर्स जो है वो और भी कंटिन्यू रह सकता है, डिस्पाइट के विंटर सीजन अभी चली गई है, लेकिन इंडस्ट्रीज की तरफ से जो डिमांड है वो अभी भी पिक पे है। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। शुक्रिया तपन जी आपका, जिगर आपका। अब दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश।